ओके, तो ये मैंने एक सवाल लिख लिया। पहला सवाल हमारे पास है डेट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। इस सवाल को सोल्व करते हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है इस सवाल पे। हमें इस सवाल को सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है। मैं इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं करूँगी। आप लोग को अगर फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फ्रॉम 9 क्लास, तो आप लोग दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करती है। तो चलते हैं सवाल की तरफ। आपको पता है हमें फैक्टराइजेशन में सेकंड टर्म को देखना होता है, वो हमारे पास है माइनस, और क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ इट मीन के -1। हमें चाहिए -1, और हमारे पास जो a की वैल्यू है डेट इज़ 1। यहाँ से b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू हमारे पास है -20। ये आप लोग अच्छे से ला सकते हैं। अगर आप इसको कंपैरिजन करें हमारे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो आप इसको कंपैरिजन करें एक्स के यहाँ पे a के साथ क्या है 1 है, तो इसलिए यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। b x वो वैल्यू जिसके साथ b होता है, यहाँ पे x के साथ -1 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा -1। और उसके बाद हमारे पास आता है c की वैल्यू, और वो हमारे पास क्या है -20, तो इसलिए यहाँ पे c की वैल्यू क्या है -20। अब देखते हैं कि हमें इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। हमें पहले a और c को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आप लोग को फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा। a हमारे पास 1 है और c जो है वो -20 है, तो यहाँ पे हमारे पास a c क्या आ गया -20, और जो हमारे पास b की वैल्यू है वो -1 है। अब हमें फैक्टराइजेशन में कोई दो ऐसी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है जिसको प्लस या माइनस करने से -1 बने और मल्टीप्लाई करने से 20 बने। तो हम पहले सबसे छोटी वैल्यू को चेक कर लेते हैं। -1 + 2, ये तो नहीं बन रहा क्योंकि इसमें तो वैसे ही आंसर +1 आ रहा है। ये बन सकता है +1 -2। इन दोनों को प्लस करने से -1 तो आता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से -20 नहीं आता। इसी तरह हमारे पास होगा +2 और -3, इसको मल्टीप्लाई करने से -6 आता है। इसी तरह हमारे पास होगा +3 और -4, इनको माइनस करने से तो -1 आ जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से -12 आता है। तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो इसका आंसर है, वो हमारे पास क्या है +4 और -5। आप लोग देख सकते हैं कि -5 + 4 को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है -1, और इन्हीं दो टर्म्स को जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या बनता है -20। फैक्टराइजेशन के रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दो टर्म्स आएंगे। तो एक्स की जो पहली वैल्यू है वो इसी तरह लिखी जाएगी। अब ये जो -x है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, +4 और -5, तो ये लिखा जाएगा -5x और +4x। x आपने ज़रूर लिखना है क्योंकि ये जिस टर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स में उसके साथ x मौजूद है, और यहाँ पे आ जाएगा -20 एंड इक्वल टू 0। हमें पता है कि फैक्टराइजेशन में पहली दो टर्म्स को और अगली दो टर्म्स को अलग से यूज़ करते हैं। x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा -5। इन दोनों टर्म्स में से +4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x -5, डेट विल बी इक्वल टू 0। अब इन टर्म्स में से कॉमन आ रहा है x -5, इस टर्म में बच गया, पहले टर्म में x, दरमियान में मौजूद प्लस, और दूसरी टर्म में बचा हुआ 4। तो ये हमारे पास है फैक्टराइजेशन का आंसर। लेकिन हमें सिर्फ फैक्टराइजेशन नहीं करनी थी, सवाल में हमारे पास स्टेटमेंट थी सोल्व। अब सोल्व क्या करने का मतलब होता है इस x का, सिर्फ x का नहीं, हमारे सवाल में जो भी वेरिएबल मौजूद होगा हमें उसका आंसर निकालना है, और हमें आंसर निकालना है x -5 और x +4 को 0 के इक्वल रख के। तो हमें एक दफ़ा x -5 को 0 के इक्वल रखते हैं, यहाँ से हमारा -5 दूसरी साइड पे जाके +5 हो जाएगा, तो हमारे पास x का एक आंसर आ जाएगा +5। दूसरी दफ़ा हम x +4 को 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास +4 दूसरी साइड पे जाके -4 हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -4। तो ये हमारे पास एक सवाल था जिसके दो आंसर आए हैं, और वो दो आंसर क्या हैं, एक +5 और एक -4। इन दोनों को आप लोगों ने सेपरेटली ही 0 के इक्वल रखना है, क्योंकि इन दो वैल्यूज़ के मल्टीप्लाई होने का मतलब यही है कि ये वैल्यू भी 0 के इक्वल है और ये वैल्यू भी 0 के इक्वल है। अगला सवाल मैं लिखती हूँ और आपको समझाती हूँ कि उसको करना कैसे आप लोगों ने। अगला सवाल हमारे पास है ओके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सवाल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म ये है जिसमें राइट हैंड साइड पे 0 होता है।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन ये सिंप्लीफाई नहीं हुई हुई, यानी कि अपनी आम शक्ल में नहीं लिखी हुई। तो पहले हम इसे आम शक्ल में लिख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक साइड पे ज़ीरो होना चाहिए और बाकी साइड पे वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो हम इन वैल्यूज़ को इधर ले लेते हैं। 17x² को हम अपनी जगह पे रखते हैं। -32x जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इट बिकम +32x और +4 जब दूसरे साइड पे जाएगा तो वो -4। मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे इसलिए लेकर गई हूँ क्योंकि हमें बेहतर तरीके से सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि जो x² के साथ वाली टर्म है वो पॉजिटिव है। अगर मैं इस टर्म को दूसरी तरफ ले जाती तो वो माइनस बन जाता, तो हमें सवाल करते हुए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती। फ़र्क हमारे आंसर को इससे कोई नहीं पड़ता, लेकिन हमें सिर्फ सवाल सॉल्व करते हुए थोड़ी सी मुश्किल आती है। इसलिए हमेशा अपनी पहली टर्म को पॉजिटिव रखने की कोशिश किया करें। इसको मैं दोबारा से लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। +32x -4 = 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 17 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा 28, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 एंड 2 -68। तो ये हमारे पास आ गया -68। यानी कि हमें अब इस 32 को ऐसी दो वैल्यूज़ में डिवाइड करना है +32 को, कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आए, -68। तो देखते हैं हम इसको किससे कर सकते हैं। हमारे पास जो फ़ौरन से आंसर आता है डेट इज़ +34 एंड -2। प्लस माइनस माइनस ऐसे जब माइनस करेंगे तो आंसर +32 आएगा, और इन्हीं दो टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास -68 आता है। अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पहले फैक्टराइजेशन की वीडियो देख लें ताकि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हमारे फैक्टराइजेशन करने का टूल क्या। तो अब हम 17x² को तो अपनी जगह पे लिखेंगे। इस +32x को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, +34x और -2x, और ये -4 भी अपनी जगह पे इसी तरह से आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब हमें इन दो वैल्यूज़ को अलग और इन दो वैल्यूज़ को अलग डील करना है। इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन आ रहा है 17 और साथ में x, तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ x और यहाँ पे +2। इसी तरह इन दो वैल्यूज़ में से -2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा +2। x +2 इनमें से कॉमन आ रहा है तो x +2 को हम कॉमन ले लेते हैं। बाकी फर्स्ट वैल्यू में से बच जाएगा 17x और दूसरी वैल्यू में से बच जाएगा -2। अब हमें इन दो वैल्यूज़ को बारी बारी ज़ीरो के इक्वल रखना है ताकि हम x का आंसर निकाल सकें। तो यहाँ से x का आंसर आ जाएगा +2, उधर जाके -2 हो जाएगा, और 17x -2 को जब हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x का आंसर पहले यहाँ पे बनेगा 17x -2, उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास +2। और जब यहाँ से 17 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। तो एक x का आंसर हमारे पास ये आ गया और एक x का आंसर हमारे पास ये आ गया। ये था हमारे पास 1.1 का सेकंड क्वेश्चन, जिसके मैंने आपको दो पार्ट करवाए हैं। एक ये जिसमें आपको सबसे ज़रूरी चीज़ समझ आई है वो ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर सवाल में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में मिले। अगर आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो आपका पहला काम ये है कि आप उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसके बाद अपने सवाल का जो मेन काम है वो स्टार्ट करें। इसी तरह इस सवाल में हमने सिंपली फैक्टराइजेशन किया है क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में मौजूद था। अगला सवाल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको सिंप्लीफाई करें, अच्छे से करें। और फैक्टराइजेशन की अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो पहले आप लोग इस चैनल की वीडियो में जाएँ और फैक्टराइजेशन की जो आपको एक रूल समझाया गया आप उसको समझें ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके। याद रखिए कि 10th क्लास का जो मैथ है उसे करने के लिए आप लोग के फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर 9th क्लास में आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुए तो आप पहले वो फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट मेरी वीडियो से जाके क्लियर कर लें। शुक्रिया।